जेम्स अपनी गर्लफ्रेंड आरिस को एक खास सरप्राइज देने के इरादे से कार में कहीं ले जा रहा था। आरिस की आंखों पर पट्टी बंधी थी और पूरे रास्ते वो बेचैनी से पूछती रही, बताओ ना, हम कहाँ जा रहे हैं। लेकिन जेम्स बस मुस्कुराकर हर बार कहता, थोड़ा सब्र करो, बस पहुंचने ही वाले हैं। आखिरकार गाड़ी एक जगह आकर रुकी। जेम्स ने बड़ी ही नरमी से आरिस को बाहर निकाला और धीरे से उसकी आंखों की पट्टी हटा दी। सामने था एक दमकता हुआ ऊंचा और नया बना स्काई व्यू टावर, जिसका उसी दिन उद्घाटन हो रहा था। आरिस की आंखें हैरानी से फैल गई और वह खुशी से उछल पड़ी, मगर जैसे ही उसने ऊपर टावर की चोटी की तरफ देखा, एक अजीब सा डर उसके मन में घर कर गया। उसे भीतर ही भीतर ऐसा लगने लगा कि कुछ बहुत बुरा होने वाला है। जैसे ही वे लोग एंट्रेंस तक पहुंचे, फोटोग्राफर ने उनका फोटो खींचकर वेलकम किया। दोनों लिफ्ट में सवार हो गए, जो पहले से ही लोगों से ज्यादा भरी हुई थी, जबकि उसकी क्षमता सिर्फ 8 लोगों की ही थी। आरिस को अब लगने लगा कि कहीं लिफ्ट बीच रास्ते में ना रुक जाए या गिर ना जाए। तभी एक बच्चा वहां उछलने लगा। आरिस और डर गई, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ और वे आखिरकार टॉप फ्लोर पर पहुंच गए। ऊपर का नजारा वाकई अद्भुत था। चारों ओर रोशनी, संगीत और खुशी की लहरें दौड़ रही थी। लोग खुलकर एंजॉय कर रहे थे। तभी एक शैंपेन की बोतल का कॉर्क उड़ते हुए ऊपर लगे झूमर से जा टकराया, जिससे झूमर का एक धारदार हिस्सा टूटकर ग्लास फ्लोर पर गिरा और उसमें दरार बन गई। लेकिन इस बात से अनजान लोग उसी फर्श पर उछल कूद कर रहे थे। इसी बीच जेम्स आरिस को बालकनी में ताजी हवा में ले गया और वहीं घुटनों पर बैठकर उसे प्रपोज कर दिया। दरअसल ये सारा सरप्राइज उसी पल के लिए था और इस पल को और खास बना दिया आरिस ने जब उसने अपनी प्रेगनेंसी की बात बताई। दोनों बेहद खुश थे। उधर एक लड़का बालकनी से सिक्के उठाकर नीचे फेंक रहा था। एक गार्ड ने उसे मना किया, लेकिन वह नहीं माना। आखिरकार उसका एक सिक्का उड़ते हुए वेंटिलेशन फैन में जा फंसा, जिससे फैन का ब्लेड रुक गया और यहीं से सब कुछ बदल गया। आरिस को एक विजन आया कि टावर की बीम से नट बोल्ट निकल रहे हैं और तभी टावर का ग्लास फ्लोर टूट गया और लोग नीचे गिर गए। जेम्स किसी तरह एक कांच के टुकड़े को पकड़कर अपने आप को बचाने की कोशिश करता रहा, लेकिन उसकी सारी कोशिशें बेकार हो गई। इसके बाद लोग डरे हुए इधर उधर भागने लगते हैं और इसी भाग दौड़ में एक औरत को आग पकड़ लेती है और वेंटिलेशन ब्लॉक होने की वजह से पूरा एरिया गर्म हो जाता है। आग की वजह से बहुत बड़ा धमाका होता है, जिससे काफी लोग मर जाते हैं। इरिस खुद को बचाने के लिए लिफ्ट की तरफ जाती है, लेकिन लोगों की भीड़ उसे नहीं जाने देती और ओवरलोड होने की वजह से लिफ्ट का एक पार्ट एक आदमी पर गिर जाता है, जिससे वो बुरी तरह दब जाता है। अगले पल टावर का एक हिस्सा एक तरफ झुकने लगता है। लोग घबराकर फिसलते हुए उस विंडो के पास आ खड़े होते हैं। हर तरफ चीख पुकार मच जाती है। तभी आरिस पूरी ताकत लगाकर ऊपर चढ़ने की कोशिश करती है और अपनी जान खतरे में डालकर पीछे की एक औरत को बचाने के लिए हाथ बढ़ाती है, लेकिन अफसोस, उस औरत की पकड़ छूट जाती है और वो नीचे गिर जाती है। उसी वक्त आरिस की नजर पड़ती है एक भारी भरकम पियानो पर, जो आधा हवा में लटका हुआ था, जैसे किसी अनदेखी ताकत से झूल रहा हो। हर किसी की सांसें अटक जाती हैं। अगर वो पियानो गिरा तो विनाश तय था। और तभी एक सिक्का आकर पियानो पर गिरता है। बस यही काफी था। पियानो तेजी से लुढ़कता हुआ सीधे उन लोगों की तरफ फिसलता है। कांच की खिड़की टूटती है और वो विशाल पियानो हवा में झूमता हुआ नीचे गिर जाता है। उधर वो लड़का जो सिक्के फेंककर बच निकला था, अगले ही पल वही पियानो उस पर आ गिरता है और उसका अंत बेहद खौफनाक तरीके से हो जाता है। जैसे ही पियानो गिरता है, टावर का एक और हिस्सा भर भरा कर ढहने लगता है। आरिस अभी भी किसी तरह जिंदा थी। तभी उसकी नजर एक छोटे बच्चे पर पड़ती है, जिसकी माँ ने उसे आखिरी पल में एक अलमारी में छिपा दिया था। आरिस उसे बचाने के लिए दौड़ती है और उसे लेकर कूद पड़ती है। तभी उसकी एक उंगली 2 सरियों के बीच में फंस जाती है। आरिस की सगाई की अंगूठी उस पल उसकी जान बचाने की आखिरी उम्मीद बनती है, लेकिन किस्मत के आगे किसी की नहीं चलती। कई सेकंड की कोशिश के बाद दोनों नीचे गिर जाते हैं और अगले ही पल सब शांत हो जाता है। क्लासरूम में बैठी एक लड़की स्टेफनी ये सब सपना देख रही होती है और अचानक चीखते हुए उठ जाती है। वो एक लेक्चर के बीच में थी, लेकिन ये सब तो एक सपना था, या शायद कुछ और। पूरी क्लास उसका मजाक उड़ाती है, लेकिन स्टेफनी का चेहरा सफेद पड़ जाता है, क्योंकि ये कोई आम सपना नहीं था। पिछले कई दिनों से उसे ये बार बार यही सपना आ रहा था। स्टेफनी की नानी का नाम भी आरिस था, पर उसने उन्हें कभी नहीं देखा था। ना कोई फोटो, ना कोई कहानी। उसके रूममेट कहती है, घर जाकर इसका हल निकालो, वरना मैं ही तुम्हें मार दूंगी। और अगली सुबह स्टेफनी घर के लिए जाती है। रास्ते में फिर से उसे उसी विजन की झलक दिखाई देती है। घर जाकर वो किसी से कुछ नहीं कहती, बस अपनी माँ के कमरे में अपनी नानी की फोटो ढूंढने लगती है।
तभी उसे पता लगता है कि उसका भाई चार्ली अपने मामा के घर जा रहा है। तो स्टेफनी भी उसे ज्वाइन कर लेती है, ये सोचकर कि शायद उसे वहाँ अपनी नानी से रिलेटेड कुछ मिल जाए। रास्ते में स्टेफनी ने चार्ली को सब कुछ बता दिया। चार्ली सब सुन तो रहा था, मगर वो कर भी क्या सकता था। उनके मामा के 3 बच्चे थे, एरिक, बॉबी और जूलिया। सबसे मिलने के बाद स्टेफनी मामा और मामी से मिली। मामा ने उसे देखकर खुशी जताई, लेकिन स्टेफनी के चेहरे की बेचैनी छुपी नहीं रही। आखिर उसने बात छेड़ी, मैं आपसे आपकी माँ आरिस के बारे में कुछ पूछना चाहती हूँ। मैं बहुत परेशान हूँ। बार बार एक ही सपना आता है, एक पुरानी जगह, एक रेस्टोरेंट जिसका नाम था स्काई व्यू। स्काई व्यू का नाम सुनते ही मामा और मामी जैसे दोनों सन से रह जाते हैं। मामा बोले, ये नाम मैंने भी अपनी माँ से ही सुना था, लेकिन तुम उससे दूर रहो, वो मानसिक रूप से ठीक नहीं है। स्टेफनी के जिद करने पर मामा ने सच बयां किया। उन्होंने बताया कि उनके पिता की मौत के बाद आरिस पूरी तरह बदल गई। वो उन्हें और उनकी बहन डार्ली को स्कूल नहीं जाने देती थी, घर में बंद करके डराया करती थी कि अगर उनकी बात नहीं मानी तो सब मारे जाएंगे। उनका वहम इतना बढ़ गया कि पुलिस को बीच में आकर बच्चों को उससे दूर ले जाना पड़ा। लेकिन बात यहाँ खत्म नहीं हुई। बच्चों के अलग हो जाने के बाद भी आरिस ने उनका पीछा नहीं छोड़ा। यह डरावनी चिट्ठियां भेजती रही, जिसमें मौत की भविष्यवाणियां और लाशों की तस्वीरें होती थी। स्टेफनी ने पूछा, क्या वो चिट्ठियां अब भी हैं? इस पर मामा भड़क उठे, इतना सब जानकर भी तुम खतरे की तलाश कर रही हो? आरिस से दूर रहो, यह सबसे सही होगा। जब मामा ने बात टाल दी तो स्टेफनी मामी के पास गई। मामी थोड़ी हिचकिचाई, मगर आखिरकार उन्होंने बताया कि आरिस से जुड़ी कुछ पुरानी चीजें नीचे वाले बेडरूम के दराज में रखी हैं। वहां जाकर स्टेफनी ने जो तस्वीर निकाली, उसे देखते ही उसकी रूह कांप गई। वही चेहरा, वही आंखें, वह और कोई नहीं उसकी नानी ही थी। किसी शंका की गुंजाइश नहीं बची थी। तस्वीर से मिले पते को लेकर वह एक सुनसान जगह की ओर गई। लंबा सफर तय करके वह उस घर के आगे खड़ी थी, जहाँ बड़े अक्षरों में लिखा था, यह प्राइवेट प्रॉपर्टी है, प्रवेश निषेध। बावजूद इसके स्टेफनी ने कैमरे की ओर कहा, मैं आपकी बेटी की बेटी हूँ, मुझे कुछ सवाल पूछने हैं। न सुनते ही दरवाजा खुला और आरिस ने स्टेफनी को भीतर बुला लिया। उसके फोन और बाकी चीजें जब्त कर ली गई। घर के अंदर आरिस उसे देखकर बेहद खुश नजर आई। उसने पूछा, तुम्हें मेरा खत मिला? शायद उसी ने तुम्हें यहाँ लाया है। तुम्हारी माम डार्ली कैसी है? स्टेफनी ने दुख से जवाब दिया, जब मैं 10 साल की थी तभी मम्मी हमें छोड़कर चली गई। उसके बाद से हमारा कोई संपर्क नहीं रहा। इसके बाद स्टेफनी ने अपने डरावने सपनों के बारे में बताया, जिस पर आरिस ने कहा, यह कोई सपना नहीं, पूर्वाभास है। उसने बताया कि परसों पहले स्काई व्यू में हादसा होने से पहले उसे भी ऐसा ही पूर्वाभास हुआ था। उसने सबको आगाह किया, लोग समय रहते बाहर निकल गए और बड़ी संख्या में जानें बच गई। पर किस्मत को इतनी आसानी से मात देना संभव नहीं था। हादसे से बचे सभी लोग बाद में अलग अलग घटनाओं में मारे गए, एक भी नहीं बचा, यहाँ तक कि उसका प्रेमी भी। लेकिन आरिस ने मौत की हर चाल समझ ली थी। उसने कभी दोबारा मौका नहीं दिया। पिछले कई सालों से वो मौत से आंख में चोली खेलती रही, लेकिन अब हालात बदल चुके थे। इस बार मौत जीत जाएगी, आरिस ने कहा, क्योंकि 2 महीने पहले मुझे कैंसर डिटेक्ट हुआ और तभी से तुम्हें वह सपने आने शुरू हो गए। ये कोई इत्तेफाक नहीं है। वह कहती है, अगर उस दिन स्काई व्यू में सब मारे जाते तो हमारी खून की लाइन वहीं खत्म हो जाती, लेकिन हम बच गए, इसलिए अब मौत हमारा पीछा नहीं छोड़ेगी। आरिस ने वर्षों से यही बात अपने बच्चों को समझाने की कोशिश की, लेकिन सबने उसे पागल समझा और उससे दूरी बना ली। और वह कहती है, मुझे तुम्हें सब कुछ समझाना होगा। यह किताब देखो, इसमें सब कुछ है, तुम्हें इसे पढ़ना होगा ताकि मैं ना रहूं तो तुम इस परिवार की रक्षा कर सको। लेकिन इसके लिए तुम्हें यहीं रुकना होगा। बाहर की दुनिया खतरनाक है। मैं खुद पिछले 20 सालों से बाहर नहीं निकली, यही मेरी सुरक्षा है। किताब में सब कुछ लिखा था, लेकिन स्टेफनी को ये सब पूरे मजाक जैसा लग रहा था। वह झुंझला उठी, मैं यहाँ और नहीं रह सकती, मुझे कॉलेज जाना है। मैंने यहाँ आकर बहुत बड़ी गलती कर दी। वो किताब भी छोड़ दी, जैसे सब कुछ बस एक डरावना सपना हो। आरिस ने बस इतना कहा, तो तुम्हें यकीन नहीं है? और फिर उसने फैसला किया, अब स्टेफनी को सच्चाई दिखानी पड़ेगी। तो ठीक उसी जगह जाकर खड़ी हो गई जहाँ किताब में अगली मौत का जिक्र था। आरिस जानती थी कि मौत आने वाली है, और फिर अगले ही पल मौत ने उसे अपने आगोश में ले लिया। सब कुछ स्टेफनी की आंखों के सामने हुआ। वो सन्न रह गई, उसकी चीख सब कुछ कह गई। अब उसे समझ आया कि मामा हावर्ड की बात मानकर आरिस के पास जाना उसकी सबसे बड़ी भूल थी। आज आरिस का अंतिम संस्कार था। हावर्ड ने अपनी बहन डार्ली को भी बुलाया था, जिसके आने की कोई उम्मीद नहीं थी, लेकिन वह फिर भी आई। उसे देखकर स्टेफनी का खून खोल उठा। उसे अपनी माँ की शक्ल तक बर्दाश्त नहीं थी, इसलिए गुस्से में वो घर से चली गई। आरिस के अंतिम संस्कार के बाद हावर्ड ने घर पर एक छोटी सी पार्टी रखी। सब तैयारी में जुटे थे। तभी बॉबी के हाथ से गिलास गिर गया। उसका नुकीला टुकड़ा ड्रिंक बम में जा गिरा और ड्रिंक बनाते वक्त वही कांच किसी के गिलास में चला गया। उधर स्टेफनी ने आरिस की डायरी पढ़नी शुरू कर दी और उससे सारी बातें समझने लगी। तभी एक फोटो जमीन पर गिरी और उसका शीशा चकनाचूर हो गया।
उस शीशे का एक टुकड़ा सरकते हुए स्टेफनी की ओर आया। आरिस ने पहले ही कहा था, मौत अगर कोई इशारा दे तो उसे नजरअंदाज मत करना। स्टेफनी समझ गई। अगले ही पल वो कार उठाकर मामा के घर के लिए निकल पड़ी। इधर बॉबी और चार्ली ट्रैम्पोलिन पर बच्चों की तरह मस्ती कर रहे थे, लेकिन ट्रैम्पोलिन का मैट धीरे धीरे फटने लगा था और ठीक नीचे एक नुकीला रेक पड़ा था। हावर्ड को भी बुला लिया गया। वो जूलिया के साथ टेबल गेम खेल रहे थे, लेकिन गुलाबे पर ग्लास टेबल पर रखकर चल दिए। जैसे ही ट्रैम्पोलिन पर चढ़े, डार्ली की नजर नीचे पड़े रेक पर गई। सबको लगा उसने एक अनहोनी टाल दी, लेकिन यह भी मौत की एक चाल। स्टेफनी भी वहाँ पहुँच चुकी थी। तभी ट्रैम्पोलिन का मैट फटा और जूलिया का ध्यान भटक गया। जेगा का टावर सीधे उस गिलास पर गिरा, जिससे नुकीला टुकड़ा नीचे गिरा। हावर्ड ने ध्यान नहीं दिया और उसी पर पैर रख दिया। वो दर्द से कराह उठा, लेकिन उसी वक्त वो रैक लुढ़क कर घास काटने वाली मशीन के स्विच से टकरा गया। मशीन चालू हो गई और हावर्ड सीधे उसमें गिर पड़ा। उसकी मौत बहुत दर्दनाक थी। आरिस की हर एक बात सच साबित हो रही थी। अब स्टेफनी ने आरिस की डायरी को और गहराई से पढ़ना शुरू किया। उसमें जेबी नाम के एक शख्स का जिक्र था, जो मौत को मात देकर अभी तक जिंदा था। स्टेफनी ने फैमिली ट्री बनाया। आरिस और जेम्स के 2 जुड़वा बच्चे थे, हावर्ड और डार्ली। हावर्ड के 3 बच्चे, एरिक, बॉबी और जूलिया। डार्ली के 2 बच्चे थे, चार्ली और खुद स्टेफनी। अब स्टेफनी को समझ आ चुका था कि इस पूरे खून के रिश्ते पर मौत का साया मंडरा रहा है। उसने सारे परिवार को इकट्ठा करके सब कुछ समझाया। डायरी में उन सभी लोगों की मौत की भविष्यवाणी थी जो कभी स्काई व्यू में मौजूद थे। हालांकि सबको बचाया गया, लेकिन किस्मत को बदलना आसान नहीं होता। मौत ने एक एक करके सबको उसी क्रम में मारा जैसे आरिस ने देखा। केवल 2 ही बचे थे, एक बच्चा और आरिस। जूलिया बोली, हम तो तब पैदा भी नहीं हुए थे, तो मौत हमारे पीछे क्यों आएगी? स्टेफनी बोली, क्योंकि तुम्हारा जन्म ही नहीं होना चाहिए था। अब मौत तुम्हें भी खोज रही है। मौत उम्र के हिसाब से निशाना बना रही थी, सबसे बड़े से शुरू होकर सबसे छोटे। हावर्ड पहले गया, फिर उसका बेटा एरिक अगला था, उसके बाद जूलिया और अंत में बॉबी। डार्ली की फैमिली में सबसे पहले खुद डार्ली, फिर स्टेफनी और अंत में चार्ली। जब स्टेफनी ने यह समझाया तो उसकी मामी भड़क उठी, बोली, बस करो ये पागलपन। आरिस ने हमें काफी भड़का दिया है, अब तुम मत करो। अब एरिक का नंबर था। एरिक, जो बॉडी पियर्सर और टैटू आर्टिस्ट था, स्टूडियो में अकेला था। वह अपने डैड की याद में खुद पर टैटू बना रहा था। तभी एक जार जोर से गिरा और क्लीनिंग लिक्विड जमीन पर फैल गया। उसी वक्त छत से एक चेन टूटकर एरिक की नाक में लगे रिंग में फंस गई। वो चेन पंखे में उलझ गई और उसकी नाक खिंचने लगी। एरिक छटपटाने लगा। पास में रखा हुआ लैंप गिरा और आग लग गई। किसी तरह उसने चेन छुड़ाई, लेकिन वो आग में जा गिरा। सुबह जब सबको पता चला तो हैरानी की बात ये थी कि एरिक बच गया था। उसकी लेदर जैकेट ने उसे बचा लिया। स्टेफनी बोली, ये कैसे हुआ? एरिक मुस्कुराया, तुम्हारी थ्योरी फालतू है, मैं अमर हूँ। तभी एक ट्रक स्टेफनी और एरिक के इतने करीब से गुजरा कि पल भर को दिल की धड़कनें थम गई। लेकिन एरिक अपनी पागलपंती से बाज नहीं आया। स्टेफनी के मना करने के बावजूद वो कचरा उठाने वाले ट्रक से चिपककर मजाक करने लगा। स्टेफनी ने उसे समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन जब वो नहीं माना तो उसने एरिक की छोटी बहन जूलिया से मदद मांगी। मगर जूलिया भी अब स्टेफनी की बातों से तंग आ चुकी थी। मैं अब और नहीं सुन सकती, ये कहकर वो गुस्से में दौड़ लगाती हुई बाहर निकल गई। कुछ ही दूरी पर एक आदमी सूखे पत्तों को ब्लोअर से साफ कर रहा था और वहीं 2 बच्चे फुटबॉल खेल रहे थे। तभी अचानक एक भारी चीज पीछे से उस ब्लोअर वाले के सिर पर गिरती है। वो लड़खड़ाता है, ब्लोअर फिसल कर दूर गिर जाता है और हवा में उड़ती धूल सीधे उन बच्चों की आंखों में भर जाती है। बच्चे अचानक से घबरा जाते हैं और फुटबॉल सीधा जूलिया के सिर पर जा लगता है। टक्कर इतनी तेज थी कि जूलिया लड़खड़ाकर सीधा एक कचरे के डिब्बे में जा गिरती है और उसी वक्त ड्राइवर ट्रक को उठाता है, जिसमें जूलिया भी होती है। वो मदद के लिए चिल्लाती रहती है, लेकिन ड्राइवर को म्यूजिक की वजह से कुछ सुनाई नहीं देता। स्टेफनी दौड़ती है, ट्रक के ऊपर चढ़ती है और अंदर झांकती है। वो देखती है जूलिया हाथ बढ़ाकर बाहर निकलने की कोशिश कर रही है, पर तब तक बहुत देर हो चुकी थी। जूलिया का अंत बहुत दर्दनाक था। स्टेफनी अंदर से पूरी तरह टूट चुकी थी। उसे लगा कई भाई बहनों की सीक्वेंस में उससे कोई गड़बड़ तो नहीं हो गई, मगर सच्चाई कुछ और ही थी। ब्रेंडा यानी एरिक की माँ ने एक चौंकाने वाला सच बताया कि असल में एरिक हावर्ड का बेटा नहीं है। उसकी पैदाइश डगल्स से हुई थी। जब हावर्ड और ब्रेंडा के रिश्ते बिगड़े, उसी वक्त डगल्स उसकी जिंदगी में आया। अब सब कुछ साफ हो गया। इसलिए डगल्स हर एक बार एरिक की मदद करता था, हर बार उसे बचाता था। इसका मतलब सीक्वेंस में कोई गड़बड़ नहीं है। अगला नंबर अब बॉबी का है और इससे पहले कि मौत उसे ढूंढ ले, पूरा परिवार उसे बचाने का रास्ता तलाशने निकल पड़ता है। डायरी के मुताबिक जेबी हॉपरेवर नाम का एक आदमी पास के एक अस्पताल में काम करता था। वो वही जेबी
था जिसे कभी आरिस ने मौत से बचाया था। सालों बाद आरिस ने उसे फिर से ढूंढ निकाला और मौत को हराने का तरीका सिखाया। उन्होंने एक ऐसा केबिन बनाया था जहाँ कोई भी खतरा नहीं, कोई नुकीली चीज नहीं, कोई धारदार सामान नहीं, कोई दुर्घटना की संभावना नहीं। सालों तक जेबी और उसके लोग उस केबिन में आरिस को खाना, दवाई और शराब देते रहे ताकि वो जिंदा रह सके। बॉबी ये सुनकर कहता है, मैं अपनी पूरी जिंदगी किसी केबिन में बंद होकर नहीं जी सकता। तो जेबी उसे 2 रास्ते और बताता है, या तो किसी और की जान लो और उसकी बची जिंदगी अपने नाम कर लो, या फिर अपनी मौत का नकली खेल खेलो। जेबी बताता है कि सालों पहले एक औरत ने डॉक्टर से अपनी झूठी मौत करवाई थी। कुछ सेकंड के लिए उसे मरा हुआ घोषित किया गया और फिर जिंदा किया गया। उसके बाद मौत का पीछा उससे हट गया, लेकिन ये तरीका बेहद खतरनाक था कि मौत को धोखा देना हर किसी के बस की बात नहीं। जेबी ने खुद माना, मैं भी आरिस की तरह बीमार हूँ, मौत से कोई नहीं बच सकता, तुम सब मरोगे और फिर मेरी बारी आएगी। क्योंकि आरिस के विजन में जेबी की मौत सबसे आखिर में हुई थी, तो यकीनन असल जिंदगी में भी ऐसा ही होगा। एरिक अब समझ चुका था। उसने बॉबी को समझाया, हमें खुद को मारना पड़ेगा, लेकिन सिर्फ थोड़ी देर के लिए, फिर मैं तुम्हें वापस ले आऊंगा। बॉबी थोड़ा डरता है, लेकिन एरिक उसे मना लेता है। वे फैमिली को चकमा देते हैं और वेंडिंग मशीन से एक पीनट बटर बिस्किट निकालते हैं। बॉबी को पीनट से गंभीर एलर्जी थी। जैसे ही कुछ भी ऐसा खाता था, उसकी सांसें रुकने लगती थी। एरिक की प्लानिंग एकदम साफ थी, बॉबी को मरने दो और फिर सही टाइम पर दवा देकर वापस आओ। लेकिन तभी एक चूक हो जाती है। पास में रखी एक MRI मशीन किसी चीज से टकराकर अचानक चालू हो जाती है। बॉबी जैसे ही बिस्किट खाता है, उसका दम घुटने लगता है, सांसें रुकने लगती हैं। MRI मशीन का मैग्नेट बेहद ताकतवर होता है। तभी एरिक के शरीर में मौजूद सारे मेटल, नाक की रिंग, कान की स्टड्स एक झटके में बाहर निकलने लगते हैं। खून की बौछार हो जाती है। अगले ही पल मशीन एरिक को व्हील चेयर समेत अपनी तरफ खींच लेती है। उसके हाथ में बॉबी की एलर्जी की दवा थी, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। MRI मशीन की ताकत से एरिक अंदर खींच गया और वहीं उसकी दर्दनाक मौत हो गई। दूसरी तरफ बॉबी भी दम घुटने की वजह से चल बसा। कहते हैं मौत के रास्ते में टांग अड़ाने वाले को भी सजा मिलती है। शायद एरिक को भी यही सजा मिली थी, क्योंकि वो आरिस की ब्लड लाइन का हिस्सा नहीं था। अब मौत की अगली बारी थी स्टेफनी की फैमिली। डार्ली यानी स्टेफनी की माँ अपने बच्चों की सुरक्षा के लिए अब बाहर नहीं निकलना चाहती। पूरा परिवार एक बस में बैठता है और निकल पड़ता है आरिस के ठिकाने की ओर। रास्ते में मौत कई बार कोशिश करती है उन्हें खत्म करने की, लेकिन वो सरवाइव कर जाते हैं। आखिरकार वो आरिस के उस कैबिन तक पहुंच ही जाते हैं, लेकिन मौत फिर अपना आखिरी दाव खेलना शुरू कर देती है। ऊपर बिजली की तारें एक दूसरे से टकराती हैं, स्पार्क उड़ते हैं और वहीं दूसरी ओर गैस लीक हो जाती है। स्टेफनी बस में फंस जाती है और सेफ्टी बेल्ट जाम हो जाती है। वो चिल्लाती है कि मॉम, आप मेरी फिक्र मत करो, अगर आप बच गई तो मुझे कुछ भी नहीं होगा। डार्ली दौड़कर कैबिन तक पहुंचती है, लेकिन तभी एक जोरदार ब्लास्ट होता है और गैस का सिलेंडर फट जाता है। धमाका इतना भयानक होता है कि डार्ली वहीं मर जाती है। ब्लास्ट की ताकत से बस भी पलटकर पानी में गिर जाती है। चार्ली जैसे तैसे स्टेफनी को सीट से निकालने की कोशिश करता है, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। स्टेफनी की सांसें रुक चुकी थी। चार्ली ने हार नहीं मानी, CPR दिया, चिल्लाया, पुकारा। स्टेफनी की आंखें खुल गई। वो मौत को छूकर वापस आई। इस बार उन्होंने सच में मौत को मात दे दी थी। अब वो दोनों सुरक्षित थे। कुछ दिन बाद चार्ली और स्टेफनी एक पार्टी में जाते हैं। सब कुछ नॉर्मल था, लेकिन स्टेफनी को एक अजीब सा इशारा मिलता है। उसी वक्त कुछ दूर एक महिला कुकीज खरीद रही थी। उसके पर्स से एक सिक्का गिरा और जाकर ट्रेन ट्रैक शिफ्टर में फंस गया। वहीं पार्टी में स्टेफनी के डैड उन्हें एक डॉक्टर से मिलवाते हैं। डॉक्टर जैसे ही स्टेफनी की कहानी सुनता है, तुम मरी नहीं थी, टेक्निकली तुम्हारा दिल रुका ही नहीं, ये दवा तुम्हारी सांसें बेहाल कर सकती थी, लेकिन तुम्हारी जान गई ही नहीं थी। और ठीक उसी पर ट्रेन हादसा हो जाता है। चार्ली और स्टेफनी अब फिर से मौत के रडार पर आ जाते हैं। वो जी जान से दौड़ते हैं, बचने की पूरी कोशिश करते हैं, लेकिन मौत से कोई नहीं बच सकता। और आखिरकार स्टेफनी और चार्ली का भी खेल खत्म हो जाता है। ये थी फाइनल डेस्टिनेशन 6 की कहानी। उम्मीद है आपको ये कहानी पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक के लिए बाय।